Hello, dear students. Line of chapters of NCRT. We are here with chapter 10, Wave Optics. So 10.0, the very first part we are taking here. So let us see what is discussed here. Let me take my pen. See, we must see some introduction in this chapter. First of all, René Descartes in 1637 gave corpuscular model. Corpuscular means ये word English में word है corpuscle. Corpuscle. Corpuscles means जो है particle. ठीक है. तो कार्पस मॉडल लिया रेन डिस्कार्टिस ने और उससे स्नेल्स लॉ डिराइव किया और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस इंटरफेस पे एक्सप्लेन किए एंड ही वाज एबल टू एक्सप्लेन दैम सक्सेसफुली. ठीक है. तो काफी दिन तक वो मॉडल चलता रहा. उसमें क्या कहा गया, इफ द रे ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल देन द स्पीड ऑफ लाइट वुड बी ग्रेटर इन द सेकंड मीडियम. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि है और ये इंटरफेस है. ये पहला मीडियम है, मान लो एयर है, और दूसरा मीडियम मान लो वाटर है. एंड द लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम एयर वाटर, सो वी आर सीइंग दैट इट इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो कॉर्पस्कुलर मॉडल में ये बोला गया कि ये जो है सेकंड मीडियम में स्पीड कम होती है. अगर जो है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई रे, तो स्पीड ऑफ द लाइट वुड बी स्पीड ऑफ द लाइट वुड बी ग्रेटर इन द सेकंड मीडियम. तो उसकी वजह से अब लाइट ग्रेटर हो जाती है सेकंड मीडियम. ये कॉर्पस्कुलर मॉडल में बोला गया. ठीक है. तो अब आइजैक न्यूटन उस टाइम में जो था इस थ्योरी को बहुत सपोर्ट कर रहा था. तो इसके लिए उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी आइजैक न्यूटन की, और इसलिए कॉर्पस्कुलर मॉडल जो है बहुत फेमस हो गया और काफ़ी साल तक चलता रहा. फिर 1678 में डच फिजिसिस्ट, लगभग 50 साल के बाद क्या हुआ, क्रिश्चियन हाइगेंस आया. क्रिश्चियन हाइगेंस ने हमने वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है प्रोड्यूस करी. वेव थ्योरी ऑफ लाइट में उसने क्या बोला, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में उसने जो है फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वो आसानी से एक्सप्लेन कर पाया. और उसने ये प्रेडिक्ट किया कि रिफ्रैक्शन पे जो है, रिफ्रैक्शन होने पे वेव जो है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट वुड बी लेस इन द सेकेंड मीडियम. तो इसी केस में उसने क्या कहा, ये जो फिगर मैंने आपको बताया था कि इफ द रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो कॉर्पस्कुलर मॉडल ये कहता था कि स्पीड ऑफ लाइट का इसके अंदर इस मीडियम में, मीडियम 2 में. लेकिन क्रिश्चियन हाइगेंस ने बोला कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन सॉरी उसमें कॉर्पस्कुलर मॉडल में स्पीड ज़्यादा हो गई है. क्रिश्चियन हाइगेंस ने बोला कि स्पीड इज लेस. और ये हाइगेंस की जो बात है कि स्पीड इन द सेकेंड मीडियम, दैट इज ट्रू. ठीक है. हाइगेंस ने उस बात को कंट्राडिक्ट किया. और क्योंकि न्यूटन जो है वो जो है सपोर्ट कलर मॉडल को, इसलिए कॉर्पस्कुलर मॉडल को मतलब डिसक्रेडिट करना या उसको गलत बताना एक आसान काम नहीं था. लेकिन क्रिश्चियन हाइगेंस की जो थ्योरी है, थोड़े टाइम के बाद कुछ लोगों ने और एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए. तो उसमें जो है थॉमस यंग ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1801 में. ठीक है. और उसने ये प्रूव किया कि लाइट इज ए वेव. ठीक है. उसके बाद कौन आया, उसके बाद भी और साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए. मैक्सवेल ने किए. ठीक है. मैक्सवेल ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया लाइट को. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से धीरे धीरे जो है लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि लाइट इज ए वेव. ठीक है. लाइट इज हैविंग ए वेव नेचर, और उसका वेव नेचर एक्सेप्ट करना चालू कर दिया. कार्पस्कुलर मॉडल जो है डिस्क्रेडिट हो गया. ठीक. अब देखिए, विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है. वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इज अबाउट 0.6 माइक्रोमीटर. एंड बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल वेवलेंथ in comparison to distances of the typical mirrors and lenses, light can be assumed to be approximately travel in straight lines. And this is what we do in the geometrical optics.
हम लाइट को एक स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं ना। अगर हम रे डायग्राम बनाते हैं लेंसेज एंड मिरर्स का, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस 8th 9th and 10th क्लासेस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मिरर और लेंसेज के सामने जो है हम रे डायग्राम आसानी से स्ट्रेट लाइन से बना लेते हैं, एंड वी फॉलो सर्टेन लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वो जो है इमेज की पोजीशन जो है क्लियरली अपने को मिल जाती है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि लाइट को हम वेव नेचर नहीं ले रहे हैं, लाइट को हम जो है स्ट्रेट लाइन की तरह से ले रहे हैं, क्योंकि बिकॉज द वेव लेंथ ऑफ द लाइट, विजिबल लाइट जो आंखों से दिखती है, इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, एक्चुअली जो रे हम बताते हैं उसमें तो रे है क्या? एक्चुअली रे इज डिफाइंड एज द पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन इन द लिमिट ऑफ वेवलेंथ टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, वो एक रे ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हुए, तब जाके न्यूटन सपोर्टेड कॉर्पस्कुलर मॉडल को तोड़ा जा सका। ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स स्टडी हुआ। ठीक है, वेव थ्योरी वेल एस्टेब्लिश्ड हो गई। मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में कैलकुलेट किया, और उसको ये पता चला कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उतना ही है जितना कि विजिबल लाइट का है। वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ विजिबल लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उतना ही उसको क्या मिला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में मिल गया उसको, न्यूटन को। ठीक है, मैक्सवेल को, सॉरी। तो उसने जो है कह दिया कि लाइट भी भैया क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और फिर बाद में उसका स्टडी चालू हो गया और उसकी बात सही निकली। वास्तव में जो लाइट है, visible light, that is an electromagnetic wave consisting of electric field vector and magnetic field vectors। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों उसके अंदर होते हैं, दोनों फील्ड्स होती हैं, दोनों से मिल के बनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट, जिसको कि हम छोटे क्लासेस में एक स्ट्रेट लाइन रे नेचर के हिसाब से पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर में हम हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे। कौन सा हाइगेंस प्रिंसिपल? जिसने जो है न्यूटन सपोर्टेड कॉर्पस्कुलर मॉडल को क्या कर दिया? डिस्क्रेडिट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और एक नई चीज लेके आया, नई बात उसने बताई, और वो बात हम पढ़ेंगे। हालांकि जो हाइगेंस का जो मॉडल है, यहाँ पे ये कहना होगा कि हाइगेंस का मॉडल जो है वो सही था, 100% इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उसके बाद आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने सुना होगा। ठीक है, तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लेटेस्ट है। ठीक है, तो हाइगेंस का प्रिंसिपल जो है एकदम करेक्ट है, 100% ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो लाइट इज हैविंग ए डुअल नेचर, समटाइम्स वेव नेचर एंड समटाइम्स पार्टिकल नेचर। व्हेन लाइट इज हैविंग ए वेव नेचर, we are seeing the reflection, refraction, polarization and all the diffraction phenomena in light. ठीक है, and when we consider light as a particle nature, so we see the scattering of light. Einstein's photoelectric effect we see when we see the particle nature of the light. So light is behaving in two manners, sometimes as a wave and sometimes as a particle. That is known as the dual nature of light. So let us study what is this in this chapter. First of all, starting from the Huygens principle. Students, Huygens principle जो है, क्रिश्चियन हाइगन ने क्या बोला कि जैसे कि मान लो कि एक तालाब में एक पत्थर डाल दो, स्मॉल स्टोन, शांत तालाब है एकदम, उसमें वो पत्थर डाला तो गोल गोल सोलर वेव्स स्प्रेड आउट हो जाती हैं। जिस जगह पे पत्थर डाला गया है उसको सेंटर मान के सर्कुलर फॉर्म में वेव चलने लगती हैं, ये आपने सभी ने देखा हो। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विद टाइम। हर सरफेस, पूरा सरफेस डिस्टर्ब हो जाता है। अगर किसी वक्त फोटोग्राफ लें तो इस तरह का फोटोग्राफ आएगा। ठीक है, इस तरह का फोटोग्राफ आएगा, और जो है यहाँ से यहाँ पे पत्थर डाला है तो ये वेव देखो ऐसे फॉर्म में इस तरीके से आगे बढ़ गई। वेव कैसी हो गई है? सर्कुलर फॉर्म में वेव जो है आगे की तरफ गई। ठीक है, अब ये हिस्सा आगे बढ़ेगा
तो जो है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा आगे बढ़ेगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो ये जो वेव जो है सर्कुलर फैशन में बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो अपने को दिख रहा है ये एक्चुअली किस तरह का दिखता है, इस तरीके का जो ये दिख रहा है अपने को। तो यहाँ पे मान लो कि ये सर्कल के जो है इस पे जस्ट वेव का पीक आता है, इस तरह से दिखता है ना। ठीक है, इसके बाजू में ट्रफ होगा और ये जो है वेव जो है इसका जो सारे वेव्स के जो पीक है वो पीक को हम मिला देते हैं, तब ये सर्कल बनता है, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है। तो ये जो है क्या कहलाएगा, ये सर्कुलर वेव फ्रंट कहलाएगा। ये जो है वेव क्या है, यहाँ पे डिस्टरबेंस हमने किया और वो डिस्टरबेंस आगे की तरफ मूव करता है, तो ये जो वेव फ्रंट बन गया है। सच लोकस ऑफ पॉइंट्स मीटिंग द टॉप पॉइंट्स ऑफ द वेव्स। ठीक है, all points on such a circle are oscillating in phase because they are at the same distance from the source. यहाँ से ये सारे पीक पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ये सारे सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, सोर्स से। इस तरीके का जो लोकस है वो क्या है, दैट विल बी ऑसिलेटिंग इन फेज एंड इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द सरफेस ऑफ द कांस्टेंट फेज। तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट इज द सरफेस ऑफ द कांस्टेंट फेज। ठीक है, तो अभी हमने देखा पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स है, पत्थर फेंका हमने तो ये जो है इस तरीके का पॉइंट सोर्स भी हो सकता है, एमिटिंग वेव्स यूनिफॉर्मली इन द ऑल द डायरेक्शन। तो लोकस क्या होगा भैया, locus of the points which have the same amplitude and vibrate in the same phase are the spheres around the point source। जो point source है वो चारों डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन में वेव्स को फेंक रहा है, तो एक स्फीयर बना देंगे उसको सेंटर मानते हुए पॉइंट सोर्स को। तो जो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसमें सेम एम्पलीट्यूड होगा और दे विल बी वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, वो कौन से पॉइंट्स होंगे, दे आर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर्स। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स का अगर हम पूछें कि व्हाट इज द वेव फ्रंट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ वेव, तो हमारा आंसर होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, राइट। अगर मैं सवाल पूछूं कि इफ आवर source is cylindrical, if I say that the source is cylindrical source, linear source, a linear source, ठीक है, we have a linear source, what type of wave front we are having, we are having the cylindrical wave front, we are having the cylindrical wave front, ये सिलेंडर अपने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह का सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हमको मिलेगा इसकी वजह से, लीनियर सोर्स की वजह से। तो कैसा सोर्स है उसके हिसाब से वेव फ्रंट अपने को मिल जाता है। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट भी बनाया जा सकता है। ठीक, तो एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, अगर सोर्स से हम ज्यादा दूरी पे देखें तो पॉइंट सोर्स दिखाया गया है यहाँ पे, और ये पॉइंट सोर्स से थोड़ी पास में देखेंगे तो जो है हमारा वेव फ्रंट ऐसा है, और ये वेव फ्रंट थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो ये थोड़ा सीधा हो जाएगा, और आगे बढ़ेगा थोड़ा और सीधा हो जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो और सीधा हो जाएगा। यू सी दैट कर्वेचर इज हाईएस्ट हियर, यहाँ पे कर्वेचर सबसे ज्यादा है, उसके बाद कर्वेचर कम होता जा रहा है, एंड इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द प्लेन वेव फ्रंट, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर wave front. At a large distance from the source, the wave front becomes plane almost. ठीक है, ऐसा wave front बन जाता है जो आपको दिख रहा है इधर साइड में। ठीक है, तो we see the planar wave front at a larger distance. अब हाइगेन्स प्रिंसिपल जो है क्या है, बेसिकली दिस इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है, दिस इज अ ज्योमेट्रिकल construction which gives the shape of the wavefront at any time। अगर अपने को मालूम है given the shape
given the shape of the wave front at any time that allows us to determine the shape of the wave front at a later time. थोड़े टाइम के बाद वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, मतलब वेव कैसे मूव करेगी, इस बात का आइडिया अपने को ज्योमेट्रिकली देता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक सोर्स ऑफ लाइट है, दिस ओ इज अ सोर्स ऑफ लाइट, इट इज एमिनेटिंग इन स्फेरिकल वेव फ्रंट। सो पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है ये वाला है, ये वाला पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट है। F1A F2 is a spherical wavefront at any time। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, अगर हमें टाउ टाइम के बाद में टी टाइम के बाद में स्फेरिकल वेवलेंथ और जो वेव फ्रंट निकालना है तो क्या होगा, these points on this wave front will act as a secondary source, ठीक है, and will start emanating as a primary source, will start emanating their own waves। तो यहाँ पे हम v टाउ, अगर टाउ टाइम के बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो है अपने को आइडिया लेना है, तो v टाउ टाइम के बाद, v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, v टाउ टाइम के रेडियस लेके यहाँ पे एक स्फीयर बनाएंगे। इसी तरह यहाँ को सेंटर लेके v टाउ का रेडियस लेके यहाँ पे एक स्फीयर बनाएंगे। इस तरह ये सारे स्फीयर्स के जो एक एनवलप बनाएंगे, मींस टचिंग ऑल द स्फीयर्स, वी विल मेक ए स्फीयर टेकिंग इट एज अ सेंटर टचिंग ऑल द स्फीयर्स, ये सारे स्फीयर्स को टच करता हुआ स्फीयर बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया एट द टाइम t इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाला वेव फ्रंट बन गया, तैयार हो गया। अब इस वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स हैं ये जो दिखाए हैं रेड सर्कल से, दे विल स्टार्ट एमिनेटिंग देयर वेव्स एज द प्राइमरी वन। ठीक है, पहले की तरह से ये अपना वेव जनरेट करना शुरू करेंगे। तो टी टाइम, कैपिटल टी टाइम के बाद मान लो अपने को वेव फ्रंट की पोजिशन पता करनी है, तो हम वी टी रेडियस का स्फीयर इसको सेंटर लेके बनाएंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ से बनाएंगे, इसी तरह यहाँ से बनाएंगे, इसी तरह यहाँ से बनाएंगे। अब ये लेयर्स बन रहे हैं, इनका आउटर एनवलप खींचेंगे, ये ब्लू से मैंने बनाया है। ठीक है, सो अब ये जो है टी कैपिटल टी टाइम के बाद वेव फ्रंट की पोजीशन ये हो गई। तो वेव फ्रंट इस तरीके से मूव करता है। आप देखिए पहले F1A F2 था, उसके बाद टाउ टाइम के बाद क्या हो गया, G1A डैश G2 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, ये वाला जो मैंने बनाया। ठीक है, तो क्या कहता है हाइगेंस, each point of the wave front is the source of a secondary disturbance and the wavelets emanating from these points is spread out in all the directions with the speed of the wave। ठीक है, these wavelets are called secondary wavelets, and if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wave front at a later time। यहाँ तो हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट की, इसी तरीके से प्लेनर वेव फ्रंट में ये बताया गया है। F1 F2 is the wave front on which A1 B1 C1 D1 are shown, which will act as a secondary source and they will start emanating their waves। So the after a certain time tau, spheres are drawn from these। B1 को सेंटर मान के स्फीयर बनाया, C1 को सेंटर मान के स्फीयर बनाया। ये सारे स्फीयर्स का जो टचिंग पॉइंट है, एनवलप है और द टेंजेंट प्लेन है, दैट इज दिस G1 G2। तो ये प्लेन वेव फ्रंट का जो टाउ टाइम के बाद वेव फ्रंट बना, वो प्लेन वेव फ्रंट G1 G2 बन गया। राइट, तो प्लेन वेव फ्रंट से भी ऐसा हो सकता है, स्फेरिकल से ये बताया गया। ठीक है, हाइगेंस ने क्या आर्ग्यू किया कि एम्पलीट्यूड जो होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है और रिवर्स डायरेक्शन में 0 होता है, बाय मेकिंग इट द एड हॉक एजम्पशन। देखिए उसने कहा ये स्फीयर यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो स्फीयर का अगला पार्ट ये दिखा दिया, तो हमने ये वेव फ्रंट बोल दिया इसको। लेकिन ये स्फीयर पूरा कंप्लीट करेंगे तो इधर साइड में भी तो स्फीयर आएगा, इस तरह इसका इधर साइड में भी स्फीयर आएगा, तो इसका एनवलप बनाएंगे तो वेव फ्रंट इधर भी तो मूव कर रहा है, तो आपने इधर ही कैसे बता दिया।
तो ये जो है उसने एड हॉक एजम्पशन लिया था कि वेव फ्रंट फ्रंट में मूव करता है और बैक में मूव नहीं करता है, बैक वेव को उसने रिजेक्ट किया था, ये एड हॉक एजम्पशन था, ये बोलता है। ठीक है, तो हाइगेन इस एड हॉक एजम्पशन जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं था। एब्सेंस ऑफ बैक वेव इज रियली जस्टिफाइज फ्रॉम द मोर विगरस वेव थ्योरी। बाद में वेव थ्योरी को और एक्सपांड किया गया तो जो है उसका एक्सप्लेनेशन मिल गया कि बैक वेव जो है नहीं होती है। ठीक है, बैक वेव का जो फंडा है, बैक वेव जो अपने को डाउट हो रहा था, बैक वेव नहीं होती है, फ्रंट वेव ही होती है। वेव मूव इन द फ्रंट डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल के हिसाब से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड अदर फिनोमेना। तो इसमें पहले बताया गया है रिफ्रैक्शन। सो बिफोर द रिफ्रैक्शन वी विल टेक अप द रिफ्लेक्शन। सो टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली वी विल टेक अप द रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय ए प्लेन सरफेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेव फ्रंट जो होता है किस किस टाइप का होता है। जैसे एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो वेव फ्रंट हो गया सिलिंड्रिकल। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स है लाइट का या वेव का, तो उसके जो है जो वेव फ्रंट्स हुए वो कैसे हुए, वो हुए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। इसी तरह प्लेनर सोर्स, प्लेनर वेव फ्रंट भी बनाए जा सकते हैं। देखो ये वाटर सरफेस है और ये लकड़ी का टुकड़ा है और इस लकड़ी के टुकड़े को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया लेफ्ट राइट, तो ये प्लेन वेव्स आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्लेनर वेव फ्रंट्स आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो प्लेन वेव्स भी हो सकता है। तो वेव फ्रंट जनरेट करने के अपने अलग मेथड है। नाउ ए प्लेनर वेव फ्रंट इज देयर। ए बी इज ए प्लेनर वेव फ्रंट। इट इज ए इंसिडेंट वेवलेट और वेव फ्रंट which is incident on the mirror MN. ठीक है, so here we are going to study the reflection phenomena. So what is the incident wavefront? AB is the incident wavefront and it is incident at an angle I on the mirror MN. ठीक है, तो till the time point B reaches the point C, A already has started making its secondary waveforms. सेकेंडरी वेव्स बनाना चालू कर दिया ना, जैसे ही ए पॉइंट यहाँ टच किया है, ये वेव फ्रंट ए बी जो है पूरा सीधा का सीधा जो है, पूरा सीधा का सीधा जो है इस पे बैठता चला जाएगा मैं लाइक दिस, सीधा का सीधा ये इसके ऊपर बैठता चला जाएगा। इसका मतलब है कि ए पॉइंट टच कर चुका है और बी पॉइंट ने अभी टच नहीं किया है मिरर को। बी पॉइंट ये जब तक यहाँ तक बैठेगा उतने टाइम में ए पॉइंट से बना हुआ सेकेंडरी वेव जो है यहाँ तक पहुंच जाएगी। वेव की वेलोसिटी अगर वी है तो हमने जो है एक रेडियस वी टाउ, टाउ टाइम में मान लो कि बी से सी तक ये वेव फ्रंट पहुंच जाता है, बी पॉइंट सी पे पहुंच जाता है, तो ए पॉइंट से बना हुआ जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो जो है वी टाउ रेडियस, ये टाउ हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं वी टाउ। तो वी टाउ रेडियस लेके यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, और उस सर्कल का एक टेंजेंट को पॉइंट सी से मिला देंगे। तो वी सी दैट सी ई इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सी ई क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और हम इसके बीच के और भी पॉइंट्स को हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं इसके बीच के पॉइंट्स को? हमने जैसे कहा कि ए पॉइंट यहाँ पे पहुंच चुका है, अब ए और बी के बीच के एक मिड पॉइंट को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट जितनी देर में यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये जो स्टार्ट करना चालू करेगा रिफ्लेक्टेड वेव, तो उस वी टाउ डिस्टेंस जो है कवर किया बी पॉइंट ने सी तक आने में। ठीक है, तो टाउ टाइम में इस पॉइंट के साथ क्या होगा? टाउ टाइम में इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक चला और फिर रिफ्लेक्टेड स्टार्ट किया। ठीक है, तो सम टाइम इट हैज वेस्टेड इन कमिंग वे फ्रॉम हेयर टू हेयर and in the remaining time it will start its secondary wavelet, so its secondary wavelets will reach here। तो यहाँ ये जो इस इंसिडेंट का मान लो ये पॉइंट हम यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा पहले और उसके बाद सेकेंडरी वेवलेट बनना चालू होगी और उसके बाद में ये जो है यहाँ से हम एक स्फीयर बनाएंगे, यहाँ से एक स्फीयर बनाएंगे
तो वो स्फीयर इतना ही बड़ा होगा। देखो इसका स्फीयर कितना बड़ा है, क्योंकि टाउ टाइम पूरा लिया। इस पॉइंट ने क्या किया, इस पॉइंट ने टाउ वन का थोड़ा हिस्सा इधर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगाया, उसके बाद इसने रिफ्लेक्शन चालू किया, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है यहाँ तक पहुंची। ऐसा हर एक इंसिडेंट वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से रिफ्लेक्टेड जो वेव बनेगी उसका सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो इस तरह का आएगा, और इसकी ये सबकी टेंजेंट होगी, ये लाइन जो है EC। तो EC लाइन क्या है बच्चों, EC लाइन इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है AB एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है EC, राइट। अब देखेंगे, वी हैव टू ट्राइंगल्स ABC एंड वन ट्राइंगल AEC। ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास में है, और इसमें जो है ये 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट है एंड ये रेडियस है, तो 90 डिग्री आपको दिख रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखिए कि ये जो है हमने ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ था इसके ऊपर, तो ये जो है 90 डिग्री है। तो वन एंगल इज सेम इन बोथ द ट्राइंगल्स। नाउ इफ यू सी अदर थिंग्स, वी टाउ डिस्टेंस जो है, वी टाउ, इधर वी टाउ है और ये इधर वी टाउ है, तो ये साइड भी सेम हो गई। ये वी टाउ रेडियस लेके खींचा गया है, ये आपको वी टाउ रेडियस लेके यहाँ पे सर्कल खींचा गया, तो ये वी टाउ हो गया, ये वी टाउ हो गया। एंड AC दोनों ट्राइंगल में है, AC इज इक्वल टू AC। तो ये जो है RHS क्राइटेरिया से ये जो है हाइपोटेन्यूज हो गया। ये ट्राइंगल के लिए देखो, या ये ट्राइंगल के लिए AC इज द हाइपोटेन्यूज। तो RHS क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AEC आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से क्या होगा, दिस एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो इस तरीके से हाइगेंस ने ये शो किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वेव के ऊपर, वेव फॉर्म के ऊपर इफेक्ट होता है। ये प्रिज्म है और ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से, और ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो इसका थोड़ा सा इस ग्लास में से पास होगा, और ये वाला पॉइंट जो है जब आगे बढ़ेगा तो इसका ज्यादातर हिस्सा ग्लास में से पास होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से होगा कि ग्लास में वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है, और एयर में वेलोसिटी डिफरेंट है लाइट की। इसके लिए क्या होगा कि ये वाला हिस्सा पर्टिकुलर टाइम में यहाँ तक पहुंचेगा, उसी टाइम में ये वाला हिस्सा जो है, ये पॉइंट जो है प्लेन वेव फ्रंट का, वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको ग्लास में कम चलना पड़ा है, एयर में ज़्यादा चलना पड़ा है, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रही है, तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो आप देखते हैं ये वेव फ्रंट ऐसा था, और इस प्रिज्म से पास होने के बाद वेव फ्रंट ऐसा हो गया। अब इसी तरह लेंस में देखिए, तो ये जो वेव फ्रंट है, इसका ये हिस्सा ग्लास में कम दूरी चल रहा है, सेंट्रल हिस्सा ग्लास में सबसे ज़्यादा दूरी चल रहा है, और ये वाला हिस्सा, किनारे वाला हिस्सा ग्लास में कम दूरी चल रहा है। तो ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट का शेप इस तरीके का हो जाएगा, और विच विल ट्राई टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट नोन एज द फोकस। उसको हम बोलते हैं लेंस का फोकस, फोकल पॉइंट, राइट। इसी तरह कॉनकेव मिरर में देखिए, प्लेन वेव इंसिडेंट, ठीक है, तो ये वाला सेंट्रल पॉइंट जो है, सबसे देर में इसका रिफ्लेक्शन चालू होगा। इस वाले का जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे चालू हुआ है, जल्दी चालू हो गया है, क्योंकि ये कर्वेचर है ना मिरर का, इसकी वजह से ये वाली वेव मिरर पे ज़्यादा जल्दी पहुँच के रिफ्लेक्ट करने लगी है, तो इसका सेकेंडरी वेव यहाँ पहुँच गया है, सेकेंडरी वेव फ्रंट यहाँ पहुँच गया है रिफ्लेक्टेड। इस वाले का भी सेकेंडरी वेव फ्रंट यहाँ पे पहुँच गया है। इस तरीके से जो इनका रिजल्टेंट वेव फ्रंट है वो इस तरीके से आ गया है, एंड दिस रिजल्टेंट वेव फ्रंट विल गिव राइज टू अ पॉइंट नोन एज द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको दिख रहा है कि प्लेन वेव फ्रंट जब पास होता है लेंसेज एंड मिरर्स से, तो उस वेव फ्रंट के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, राइट। So total time taken from a point on the object to the corresponding point on the image is the same measured along any ray.
ठीक है. The total time taken from a point on the object to the corresponding point on the image is same, measured along any ray. So in the next lecture, we are going to discuss the Doppler's effect and the other things and the refraction phenomena. Okay, till then, goodbye.